Sri Harivansh. On behalf of my party. Your name will be called after some time, not now. Sri Harivansh. धन्यवाद सभापति जी। आभारी हूँ केंद्रीय बजट 2017-18 पर आपने बोलने का मौका दिया। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, हमारे नेता व पार्टी अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार शुरू से विरोध के लिए विरोध नहीं, देश हित और देश के भविष्य को सर्वोपरि मानते हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात, अपना पक्ष रखते रहे हैं। इसी मूल भावना के तहत अपनी बात इस विषय पर आपके माध्यम से, इस सर्वोच्च संस्था के माध्यम से देश के सामने रखना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भारी विजय के बाद हमने खबर पढ़ी, प्रतिपक्ष के नेताओं ने भी सत्ता पक्ष को बधाई दी। यह लोकतंत्र की औपचारिकता है। पर माननीय वित्त मंत्री जी का बयान इस विजय के बाद मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ा 12 मार्च को। होप अपोजिशन मेंट्स इट्स ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट वेज फाइनेंस मिनिस्टर। एक और मंत्री और नामी पत्रकार संपादक रहे एमजे अकबर साहब का लेख मैंने पढ़ा 2 मार्च को टाइम्स ऑफ इंडिया में, द पुअर हैव इम्प्रेस्ड मोदी। नहीं माननीय वित्त मंत्री जी, फिलहाल आपके लिए विपक्ष की चुनौती तो बाद में है। मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने खुद वायदों, पॉपुलिस्ट लोक लुभावन नारों के बंदी बन गए हैं। आप खुद अपने लिए चुनौती बन गए हैं और यह दिखाई दे रहा है कि आपकी भारी विजय के बाद भी, इतने स्पष्ट बहुमत के बाद भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आपने मुख्यमंत्री अभी तक तय नहीं किया, नाम घोषित नहीं किया। वजह क्योंकि आपको याद आ रहा है कि हमने जो कमिटमेंट किए हैं वो अगर पूरे नहीं हुए तो हमारा भविष्य क्या होगा। हां, अकबर साहब ठीक कह रहे हैं कि फिलहाल गरीबों ने आपका साथ दिया है, पर अतीत से सीखिए। 1971 में गरीबी हटाओ के ऐसे ही नारे पर इंदिरा जी को भारी जन समर्थन मिला, पर कितने दिनों वह टिका। उसके गर्भ से गुजरात नव निर्माण आंदोलन निकला, बिहार आंदोलन निकले, 1975 की इमरजेंसी निकली और 1977 का दौर आया। यह आप याद रखें। मेरी मूल मान्यता है कि इस देश की आर्थिक परिस्थितियां, हालात निरंतर गंभीर होते जा रहे हैं। उनके समाधान के लिए यह बजट भी कुछ नहीं करता। दरअसल आजादी के बाद से ही हम सब 91 तक एक स्टेटस को, इस बजट एक बना बनाया जो मॉडल था उस पर चलते रहे, और 91 में जब बड़ा संकट आया तो हमने उदारीकरण का रास्ता अपना लिया। मैं मानता हूं कि उसमें भारत की चुनौतियों को एड्रेस करने की क्षमता नहीं है, मेरी बेसिक और बुनियादी मान्यता है। आज हमारे लोग कह रहे हैं कि ऐसी चुनौतियां दिखाई नहीं देती। हमने अनेक, पहले 97 का अकाल हो, 91 का अर्थ संकट हो, हमने हल किया है। पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर या अन्य लोग जो आज आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं, बिना ट्रेडिशनल नेतृत्व के सड़कों पर लाखों की संख्या में लोग उतर रहे हैं। यह स्पष्ट करता है कि भारत के गांव, भारत के किसान, भारत की सामाजिक स्थिति किस तनाव की स्थिति से गुजर रही है, कैसे हमारे यहां युवा बेरोजगार हो रहे हैं। इन चीजों की आज या इनको एड्रेस हल करने की अनुगूंज इस बजट में सुनाई नहीं देती। मुझे उम्मीद थी 2014 को में भारी जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला, वैसा जन समर्थन या वैसा इतिहास का मोड़ जो 47 में इस देश को मिला था, या 84 में राजीव जी को मिला, या 77 में जनता पार्टी को मिला, 71 में इंदिरा जी को मिला। पर इतिहास को नए इबारत से लिखने के ऐसे मौके कभी कभार जो आते हैं, उस पर साहसिक कदम चलकर ही उस स्टेटस को तोड़कर कोई साहसिक नेतृत्व नया रास्ता अपनाता है। मुझे यह कहते हुए नाउम्मीदी जो दिखाई देती हो, मैं स्पष्ट करता हूं कि सरकार ने कोई साहसिक कदम कम से कम आर्थिक क्षेत्र में नहीं उठाया। भारत के आर्थिक विकास का मॉडल भी भिन्न होगा मेरी दृष्टि में। मैं नहीं उम्मीद करता कि गांधी जी के रास्ते पर ये चलेंगे। हालांकि भारत के आर्थिक विकास का रास्ता क्या हो, गांधी और पंडित जी में लंबा करस्पॉन्डेंस है। पर मुझे तो आश्चर्य हुआ कि खुद इन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनके एकात्म मानववाद, एकात्मक अर्थनीति, आर्थिक मानव, ऐसे सवाल जिन्होंने उठाए थे, उसको भी ये भूल गए। और तो और
उन्होंने कहा था अर्थशास्त्री को साध्य साधन विवेक का पालन करना चाहिए। वो अभी कहीं बजट में वो एसेंस व स्वर दिखाई नहीं देता। दत्तोपंत जी और ठेंगड़ी जी को भी आप भूल गए हैं। आप जिनकी जन्मशती मना रहे हैं उनकी राह पर चलने का साहस आपको नहीं है, मैं कहना चाहता हूं। और ये बात में सिर्फ आरोप नहीं लगा रहा, मैं वे कुछ सवाल जिन्होंने आज भारतीय समाज के सामने गंभीर चुनौती का रूप ले रखा, उसके संदर्भ में अपनी बात कहना चाहता हूं। और पहली चीज मैं मानता हूं कि इस देश के लिए टाइम बम है देश में बढ़ती आर्थिक विषमता, और आपके कार्यकाल में किस तरह की आर्थिक विषमता इस देश में बढ़ी है उसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। आज भारत का सबसे संपन्न 1% तबका भारत की कुल संपदा के 58.4% धन का मालिक है। 2000 में सबसे धनी 1% भारतीय देश की कुल संपदा के 36.8% हिस्से के मालिक थे। 2010 में सबसे धनी 1% भारतीय 40.3% संपदा के मालिक हो गए। 2014 में सबसे धनी 1% भारतीय 49% भारतीय संपदा के मालिक हो गए, और 2016 में यह 1% भारतीय संपन्न तबका 58.4% भारतीय संपदा का मालिक हो गया। यानी सन 2000 में जो 1% धनवान 36.8% धन के मालिक थे, आज वही 2016 में 58.4% भारतीय धन के मालिक है। यह मेरा आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़े क्रेडिट सुसी एजी ग्रुप जो ज्यूरिख की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है उसके आंकड़े। अब 2010 से यह संस्था कहती है कि हम हर साल इन आंकड़ों का मॉनिटरिंग करते हैं, बल्कि हर दिन के आधार पर करते हैं। इनकी रिपोर्ट की एक पंक्ति मैं आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने रखना चाहता हूं। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल सोसाइटीज। मित्रों, एक नई रिपोर्ट भी आई। यह सिर्फ मैंने क्रेडिट सुसी की रिपोर्ट कोट की, लेकिन कैसे भारतीय समाज में आर्थिक विषमता बढ़ रही है उसका दूसरा प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूं। यह 2 मार्च के इकोनॉमिक टाइम्स में छपी नाइट फ्रैंक ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट। भारत में दुनिया के कुल मिलियनर्स के 2% हैं, पर कुल बिलियनर्स में से 5% भारतीय हैं। गुजरे 10 वर्षों में यानी 2006 से 16 के बीच 500 नए बिलियनर्स यहां बढ़े हैं। हर साल 1000 नए भारतीय धनाढ्य वर्ग इससे जुड़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सत्ता पक्ष, माननीय सभापति जी, मैं उम्मीद करता हूं कि सत्ता पक्ष के लोग कम से कम मर्यादा बातचीत न करने का रखेंगे। यह नई रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं जो न्यू वर्ल्ड वेल्थ स्टडी सेंटर के माध्यम से है कि भारत के 8 बड़े शहरों में देश के 79% अरबपति रहते हैं। अब ये संपदा जो एक तरह से विषमता बढ़ा रही है और सबसे संपन्न लोग ही अधिक धनवान हो रहे हैं, वह कारण क्या है? दरअसल यह उदारीकरण की अर्थनीतियों की देन है। याद रखिए, यह सब कोई नई संपदा क्रिएट करके नहीं हुआ। माननीय उपाध्यक्ष जी, जब देश के आदिवासी इलाकों की प्राकृतिक संपदा नीलाम कर कोयला, आयरन और जंगल, पहाड़, पानी, सरकारी जमीन के बल क्रॉनिक कैपिटलिस्ट पैदा हो रहे हैं, सरकारों के कृपा पात्र लोग धनवान भारतीय उद्यमी बन रहे हैं, तो इनकी लॉयल्टी देश नहीं है। यह मैं नहीं कह रहा, इस रिपोर्ट में उल्लेख है कि दुनिया भर के 82,000 अमीर अपने अपने देशों को छोड़कर के दुनिया के दूसरे मुल्कों में चल गए। मैं तो उम्मीद करता हूं कि यह सरकार बताए कि अपने देश के कितने बड़े उद्यमी दूसरे देश में पैसे लेकर चले गए। अब इस बढ़ती विषमता का समाज पर क्या असर पड़ता है, माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। और यह अध्ययन भी कहां हुआ? अमेरिका में हुआ। पुस्तक का नाम है इनइक्वालिटी द साइंस इज इन ग्रेटर इक्वालिटी मेक्स सोसाइटीज हेल्दियर। यह अध्ययन क्या है? रिचर्ड विल्किंसन और कैटे पिकेट ने। इसका एक ही निष्कर्ष मैं आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहता हूं, जो मैं मानता हूं कि भारतीय समाज के लिए चेतावनी है, सबक है, और उम्मीद करता हूं कि संवेदनशील सरकार कम से कम अगर बनती है तो मानती है खुद को, तो इससे एक उदाहरण के तौर पर लेगी और सीखेगी। निष्कर्ष है, if you fail to avoid high inequality, you will need more prisons and more police. You have to deal with higher rates of mental illness, drug abuse and every other kind of problem. और माननीय उपाध्यक्ष जी, यह संयोग ही कह लीजिए कि जब मैं इस निष्कर्ष को पढ़ रहा था
तो 25 फरवरी 2017 के टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट पर मेरी निगाह गई। उसमें उल्लेख है कि विथ 5 करोड़ अफेक्टेड इंडियंस among nations worst hit by depression, यानी चीन से भी अधिक, दक्षिण पूर्व एशिया के और देशों से अधिक मनोरोगी आज भारत में हो गए। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इस देश के हुक्मरान यह तय करेंगे कि हम कैसा भारत गढ़ना और बनाना चाहते हैं। लगातार बढ़ती विषमता से भविष्य का भारत कैसा बनेगा? हमारे सपनों का देश क्या वह होगा जहां जेलों की भरमार हो, जहां मानसिक अस्पताल संक्रामक रोग की तरह फैले, नशे में डूबी युवा पीढ़ी या समाज दिखाई दे? क्या हम इस तरह की अनइक्वल सोसाइटी बनाना चाहते हैं? इन बेसिक चीजों का कोई एड्रेस बजट में कम से कम मैं नहीं देखता। हमने तो एक तरह की विषमता का उल्लेख किया। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण विषमता है वो क्षेत्रीय विषमता है। जब मैं इस विषय पर सोच रहा था तो मैं कहना चाहूंगा कि कई तरह की विषमता की बात मेरे दिमाग में आई जो समाज में, देश में, घर में, क्षेत्र में दिखाई देती है, पर मैं अभी सिर्फ क्षेत्रीय विषमता की बात रखता हूं। मुझे याद है 1994-95 के आसपास जब चंद्रशेखर जी जो इस देश के प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद WTO गेट के सवाल पर वो देशव्यापी यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने एक नोट तैयार करके जारी कराया कि इस नई अर्थनीति का क्षेत्रीय विषमता पर क्या असर पड़ा है। जो संपन्न राज्य है वो संपन्न हो रहे हैं और गरीब राज्य कैसे और पीछे जा रहे हैं। अध्ययन का निष्कर्ष यह था, और अब उस निष्कर्ष की पुष्टि मैंने नहीं की। मैं पढ़ रहा हूं आपकी अनुमति से 21 फरवरी 2017 को द हिंदू में छपी एक पेज की रिपोर्ट, और रिपोर्ट भी किसने लिखी? भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम, नवनीरज शर्मा, जी गायत्री। उसका अंश है कि डिसेपरिटीज हैव बीन स्ट्रेंथनिंग, यानी राज्यों के बीच डिसेपरिटी है वो बढ़ रही है, मजबूत हो रही है, नॉट वीकिंग, कमजोर नहीं हो रही। ओवर टाइम, इन गुजरे वर्षों में राज्यों के बीच जो विषमता थी, क्षेत्रीय असंतुलन था, वो बढ़ रहा है। ये उनकी रिपोर्ट का निष्कर्ष है। द लेस डेवलप्ड स्टेट्स आर फॉलोइंग बिहाइंड द रिचर वंस, धनी राज्यों से जो गरीब राज्य हैं पीछे और छूट रहे जा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कैचिंग अप, उनके बराबर जाने के बदले। ... Therefore the evidence so far suggests that in India catch up remains elusive. इसलिए जो प्रमाण मिलते हैं कि गरीब राज्य तेजी से प्रगति करके विकसित राज्यों के बराबर चले जाएंगे, इस बजट के जो आर्थिक दर्शन है उससे, यह खुद उस बजट को बनाने वाले मूल शिल्पकार, उसके जो वैचारिक रूप देने वाले लोग हैं वो कहते हैं। यानी भारत की भेदभावकारी अर्थनीति के कारण जो राज्य आर्थिक विकास में पीछे छूट गए हैं, मसलन बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा वगैरह, वे पिछड़े रहने को ही अभिशप्त हैं। बिहार चुनाव में तो आपने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को कहा था, पर चुनाव बीते और बात बीती आपकी नजर से। हरिवंश जी, आपको और कितना समय लगेगा? हमें 20, हमारे पार्टी को जो 40 समय है, मैं पूछ रहा हूँ आपको कितना हमको क्योंकि मंत्री जी का बयान है, इसलिए मैं अपनी बात खत्म कर लूं तो अगर मंत्री जी को अगर आपके माध्यम से वक्त हो, नहीं तो आप मुझे कहेंगे तो नहीं, मैं आपको मना नहीं कर रहा जी। अगर आपको ज्यादा लंबा है तो आप थोड़ी देर रोक सकते हैं ताकि मंत्री जी थोड़ा बयान दे दें। कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा आदेश करें। ठीक है, ऑल राइट, यू कंटिन्यू। धन्यवाद। मैं आभारी हूं आपका। मैंने पहली तरह की विषमता का उल्लेख किया, उसमें भी विषमता के दो हिस्से को, क्षेत्रीय संतुलन के बारे में और देश में कैसे धनवान और धनी हो रहे हैं और गरीब हो रहे हैं। पर जब मैं सोच रहा था कि इस बजट के संदर्भ में जो देश की सबसे बड़ी चुनौती जो मैं मानता हूं, उसको पहला किसको कहूं? क्या इस विषमता को कहूं या युवाओं की बेरोजगारी को कहूं? मेरे लिए तय करना मुश्किल है। मैंने दूसरे स्थान पर बेरोजगारी को रखा, क्योंकि मैं मानता हूं कि इस आर्थिक विषमता के कारण बेरोजगारी जन्म ले रही है। जो युवा हाथ, सबल हाथ, सक्षम बाजू श्रम से अपनी और देश की नई तकदीर लिखते रहे हैं, इतिहास, नई सभ्यताओं का सृजन करते रहे हैं, उस युवा श्रम की क्या स्थिति है? मैं ILO की रिपोर्ट का निष्कर्ष एक लाइन में बता रहा हूं। भारत में नई नौकरियां पनपने का सिलसिला थम गया है। खुद आपके योजना मंत्री ने राज्यसभा में एक सवाल के उत्तर में 2 महीना पहले बताया कि बेरोजगारी की दर बढ़कर 5% हो गई। कुछ ही दिनों पहले, और स्पेसिफिक कहूं तो 7 फरवरी की रात ABP चैनल पर बेरोजगारी पर कार्यक्रम आ रहा था, उसको मैंने देखा।
वो आंकड़े में कोट करता हूं। आज की तारीख में उस कार्यक्रम के सूचना अनुसार 12 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। 3 वर्षों बाद यह संख्या लगभग 14 करोड़ हो जाएगी। टू बी प्रिसाइज उनके अनुसार 13.89 करोड़। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में जिनके पास कोई काम नहीं, उनकी तादाद 6 करोड़ 7 लाख है। 58% युवा ऐसी नौकरी कर रहे हैं जहां उन्हें हर महीने 5,000 से ज्यादा वेतन नहीं मिलता। एसोचैम की रिपोर्ट है। एक तरफ यह बेरोजगारी की स्थिति है और हमारी शिक्षण संस्थाएं कैसी हैं कि उच्च शिक्षा वाले 85% युवा अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर पाते। और ब्लूमसबर्ग की रिपोर्ट में देख रहा था माननीय उपाध्यक्ष जी, अकॉर्डिंग टू द लेबर ब्यूरो, को मैं कोट कर रहा हूं, लेबर ब्यूरोज 5th एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे, 13.2% of people between 18 to 29 years of age who were seeking a job in 2015-16 did not manage to find one. The number actually could be higher. A lot of disguised employment in rural areas, especially in the agriculture sector, where people seem to working on the farm but do not contribute. सर, हमारी जनसंख्या के बढ़ने की रफ्तार भी आप जानते हैं और विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आज की तारीख में 12 से 14 लाख रोजगार हर वर्ष नए आपको चाहिए और आने वाले 5-7 वर्षों में तो हर साल लगभग 20 से 24 लाख हर साल रोजगार आपको चाहिए। क्या भविष्य का हम भारत बना रहे हैं किस ढंग का? इस बजट में कहां उसका उल्लेख है? और इसका असर क्या होता है? दिल्ली में एबीपी चैनल ने दिखाया कि इस बेरोजगारी का असर हुआ कि एक युवा ने अपने मां बाप को हत्या की क्रूरता से खुद को गोली मार लिया। ये दंश है बेरोजगारी का। तो क्या हम भविष्य का भारत ऐसा बनाना चाहते हैं जो बेरोजगारों की फौज खड़ा हो, जहां घर घर यह पीड़ा, दुख और दर्द हो? कहां इस बजट में इसका उल्लेख है कि इसका रास्ता यह निकलेगा? मैं कहना चाहता हूं कि आपने अच्छी बात की थी अपने चुनाव घोषणा के दौरान कि हर साल 2 करोड़ हम रोजगार पैदा करेंगे। कहां गया वो वायदा? मैं मानता हूं कि इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल के तहत आप वह कर नहीं सकते। तीसरा, सर, सबसे बड़ी चीज में बैंकों की जो समस्या चुनौती है उसको आपके माध्यम से रखना चाहूंगा। माननीय वित्त मंत्री जी की चिंता आज भी मैंने देखी है। बैंकिंग प्रणाली नर्व सेंटर है। अब उसके विशेषज्ञ क्या कहते हैं कि रफली 80% ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम में बी अंडर स्ट्रेस। मैंने द हिंदू की रिपोर्ट पढ़ी है 23 फरवरी की, जिसमें वो कह रहे हैं कि सितंबर 2016 तक कुल ऋण का 12.34% यानी $133 बिलियन बैड लोन हो चुका है। भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का बयान में कोट करना चाहता हूं, 23 फरवरी 2017, द हिंदू। अरविंद सुब्रमण्यम, द फाइनेंस मिनिस्टर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, सेड that delaying a cleanup would further reduce private sector investment and make the problem worse for Asia's 3rd largest economy, यानी भारत के लिए। Mr. Subramaniam said banks might have to write off as much as 75% of the amount owed by 57 of the top 100 debtors, यानी देश में जिन्होंने सबसे अधिक लोन ले रखा है $133 बिलियन जो बैड डेट बन रहे हैं, उस के जो ऊपर के कम से कम 100 बड़े लोग हैं, उनमें से 57 लोग ऐसे हैं जिनके पैसे नहीं आने वाले। यह आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कह रहे हैं। एज दे कुड नॉट इवन एफोर्ड टू पे इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट पे करने की हालत में नहीं, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर अरविंद सुब्रमण्यम का दूसरा बयान 23/2 का मैं कोट करना चाहूंगा, नीड टू क्रिएट बैड बैंक क्विकली। नया डिप्टी गवर्नर आपने बनाया है, अच्छे व्यक्ति, उनका बायोडाटा मैंने पढ़ा। उन्होंने कहा, आचार्य जी ने, कि एक्ट ऑन एनपीएच सुन, यह उन्होंने 22/2 को कहा। 25/2 को पुनः हिंदू में ही मैंने देखा, इंटरनेशनल एजेंसी फिच रेटिंग्स की रिपोर्ट, बैड बैंक टू हेल्प स्पीड अप स्ट्रेस्ड एसेट्स रिजोल्यूशन। ये बैंकिंग की हालत है। माननीय वित्त मंत्री जी की चिंता भी आज हमने सुनी है, पर इसको ठीक करने का रास्ता क्या है? हमारे यहां कैसे कैसे चेयरमैन बैंकों के बने? मैं इसमें नहीं जाता कि उनके कार्यकाल में बने या आपके कार्यकाल में बने। आपने आज तक उसको बेहतर रास्ते पर लाने के लिए क्या किया? आईडीबीआई बैंक के जो चेयरमैन थे, किस तरह उनके कार्यकाल में कैसे
लोन इश्यू हुए, ये सब हम लोग जानते हैं। किंगफिशर को कैसे लोन मिला, सिंडिकेट बैंक के सीएमडी घूस लेते पकड़े गए। आईओबी में पहले कुछ वर्षों पहले एक सीएमडी थे, उन्होंने बड़े बड़े एडवांसेस दिए और एनपीए रिपोर्ट का जो पैटर्न बना हुआ था उसको चेंज कर दिया ब्रांच लेवल पे, उसका नाम दिया गया मॉडिफिकेशन। उसमें कहा उस मॉडिफिकेशन के तहत ब्रांच लेवल पर ही किसी को बड़ा लोन दिया गया और पैसा नहीं आ रहा है तो पुरानी व्यवस्था के तहत अगर वह एनपीए होता तो उसको छोड़ दो, रिपोर्ट मत करो। अगर इस तरह के क्रिमिनल एक्ट करने वाले लोग ऊपर की कुर्सी पर पहुंचेंगे तो हमारे बैंकों की स्थिति यही होगी, और उन बैंकों में गरीबों के पैसे होते हैं। इसलिए बैंकिंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बिना समय खोए कदम उठाया जाना चाहिए। अगली चीज जो मैं कहना चाहता हूं सर, जिस ग्लोबलाइजेशन के आधार पर यह 91 के बाद का आर्थिक विकास का मॉडल बना और जिस पर पहले की सरकारें चलती रही, आप भी चल रहे हैं, वह मॉडल ही अपने आप में आज संकट में है। मैं उन लोगों में हूं, मानता हूं कि दुनिया को खुला होना चाहिए, पर मेरे मानने और जो यथार्थ दिखाई देता है दोनों में बड़ा फर्क दिखाई देता है। माननीय उपसभापति जी, ग्लोबलाइजेशन या दुनिया के एक बाजार एक हो, यह बेहतर है, पर आज ब्रेक्सिट की घटना, ट्रंप का उदय, यह अचानक नहीं है। अब इन विकसित देशों के लोग यह मान रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन से सबको लाभ नहीं होता। अमेरिकी सदी खत्म हो गई, यह अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस दिन मैंने डावोस में चीन के राष्ट्रपति का बयान देखा, उदारीकरण के पक्ष में, दुनिया मुक्त हो, व्यापार मुक्त हो, उसी दिन बहुत अच्छा भाषण यहां दिल्ली में रायसीना डायलॉग का कोई कार्यक्रम था, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। वो बयान में कोट करना चाहता हूं, ग्लोबली कनेक्टेड सोसाइटीज, डिजिटल अपॉर्चुनिटीज, टेक्नोलॉजी शिफ्ट्स, नॉलेज बूम्स एंड इनोवेशन आर लीडिंग द मार्च ऑफ ह्यूमैनिटी, but wars within nations, a sentiment against trade and migration and rising parochial and protectionist attitude across the globe are also in stark evidence. The result of globalization gains are at risk and economic gains are no longer easy to come by. हमें मानना पड़ेगा कि ये कठिनाई दुनिया को दिखाई दे रही हो, विकसित देश मानने लगे। भारत और चीन आज उदारीकरण या दुनिया मुक्त हो, मुक्त व्यापार हो, उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका और विकसित देश इसके खिलाफ बात करते दिखाई दे रहे हैं। हमने माननीय वित्त मंत्री जी का भी बयान पढ़ा, वो लंदन में थे, इंडियाज डोर ओपन व्हाइल अदर्स लुक इनवर्ड। मैं मानता हूं कि संकट से सरकार अच्छी तरह वाकिफ है, पर जो चुनौतियां भारत को मिलनी है उसके बारे में क्या सरकार की तैयारी है, और यह बजट में कम से कम वह उसको एड्रेस करते हम दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं उल्लेख करना चाहूंगा 23/2 को द हिंदू में पीटीआई की खबर मैंने पढ़ी, ट्रंप्स न्यू डिपोर्टेशन नॉर्म्स पुट 3 लाख इंडियन अमेरिकन एट रिस्क। 6/2 को मैंने हैदराबाद के इंडियन एक्सप्रेस में खबर देखी, प्रपोज्ड चेंजेज इन H1B वीसा लॉज, थाउजेंड्स ऑफ हैदराबाद टेकीज मे हैव टू रिटर्न। फिर 16/2 को हिंदू में मैंने खबर पढ़ी, ट्रंप इफेक्ट आईटी इंडस्ट्री एक्सपेक्ट्स टू लॉक लोअर ग्रोथ। मेरा आग्रह है कि आप दीवारों पर लिखी भविष्य की इबारत नहीं देख पा रहे हैं। आईटी इंडस्ट्री ने इस देश की तस्वीर बदली है। लाखों प्रतिभाशाली युवाओं को बगैर सरकार के रोजगार मिले, उन्होंने अपनी जगह खुद बनाई और पूरी दुनिया के कोने कोने में हमारे इन युवाओं ने, उद्यमियों ने भारत की नई पहचान दिलाई, पर वो आज खतरे में है, वो कठिनाई फेस कर रहे हैं। एक कारण तो अंदरूनी है, वह है कि इंडस्ट्री में लगातार अवसर कम हो रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, स्किल्ड लोगों की तादाद बढ़ रही है, ऑटोमेशन बढ़ रहा है, कम से कम लोगों से अधिक काम कर सके यह प्रवृत्ति बढ़ रही है। फाइनेंशियल ईयर 2010 में इंडियन आईटी सेक्टर का मार्केट साइज $74 बिलियन था, इसमें $50 बिलियन एक्सपोर्ट से था। फाइनेंशियल ईयर 16 में इंडियन आईटी सेक्टर का मार्केट साइज बढ़कर के दोगुना से भी अधिक $160 बिलियन हुआ, इसमें से $108 बिलियन एक्सपोर्ट से है। यह आज खतरे में है। एक्सपोर्ट से आप इतना पाएंगे या नहीं पाएंगे यह निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता। और ट्रंप का स्लोगन क्या है साहब? My administration will follow two simple rules, buy American and hire American। इसका इंपैक्ट हमारी भारतीय इकोनॉमी पर क्या पड़ने वाला है और गंभीर होने वाला है, कम से कम उसकी चिंता मुझे दिखाई नहीं देती। आज हमें चाहिए कि
कि भारत के पॉलिसी निर्माता इन 4-5 चीजों पर गौर करें। जिन भारतीय प्रतिभाशाली युवाओं को आईटी सेक्टर में बड़ी संख्या में रोजगार मिलता था, वो आज घट रहा है। उसके रोजगार के अवसर देश में और विकल्प क्या हो सकता है, यह हमें तलाशना चाहिए। आईटी एक्सपोर्ट से भारत की जो बड़ी आमद थी, उसके घटने के आसार हैं। वह आमद कहां से भारत को बनी रहे, इसे हमें तलाशना चाहिए। आईटी सेक्टर का इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल ईयर 98 में 1.2% था, जो अब बढ़कर 15 में 9.5% हो गया। यह कैसे बना रहा है, यह हमें देखना चाहिए। लगभग 40 लाख लोग आईटी सेक्टर में डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में है। वहां कम से कम उनकी संख्या और बढ़े, इसके लिए क्या हो सकता है। पर आज हो क्या रहा है, मैं 2 मार्च 17 का इकोनॉमिक टाइम्स उल्लेख करना चाहूंगा। उसमें फर्स्ट पेज पर खबर थी, हेडिंग था सिट अप एंड टेक नोटिस, आईटी स्टाफ टेल्स लेबर मिनिस्टर ओवर 28,000 प्रोफेशनल्स साइन ऑनलाइन पिटीशन आस्किंग गवर्नमेंट टू स्टॉप आईटी कंपनीज फ्रॉम होल्डिंग वर्कर्स 3 months नोटिस पीरियड। जब अवसर घट रहे हैं तो लगातार आईटी कंपनियां अपनी यहां मैन पावर घटा रही है, वहां काम करने वाले लोगों को बुलाती है, 3 महीने का तनख्वाह देती हैं, कहती हैं आप कल से नौकरी तलाशें या 3 महीने बाद तलाशें। 28,000 युवकों ने ऑनलाइन आवेदन देकर आग्रह किया है कि इसका सरकार विकल्प ढूंढे। तो जो नौजवान हमारे यहां रोजगार पाते थे, वो यहां खत्म हो रहा है। विदेशों में अवसर घट रहे हैं, हमारे पास उसका कोई विकल्प नहीं दिखाई देता। दूसरा, जो यह मानते रहे कि उदारीकरण होनी चाहिए और दुनिया आगे बढ़ेगी, उस विचार के जो बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं वो भी अब मान रहे हैं, जैसे जेफरी डी सचेस, बड़े प्रगतिशील और मशहूर इकोनॉमिस्ट दुनिया में आज माने जाते हैं, मूलतः अमेरिका के। उनका मैं बयान पढ़ रहा हूं कि खतरा क्या है। इन माई व्यू ए बॉर्डरलेस वर्ल्ड इज प्लेनली अनरियलिस्टिक। We really need to reconstitute politics on a new sociological base that makes sense given how people live, what young people do, how they earn their income and so forth. So politics needs to be remade. I believe through mass participation. इस संकट को दूर करने के लिए हमें पॉलिटिक्स को कैसे और जनोन्मुखी बनाना होगा, इस पर हमें गौर करना चाहिए। समय कम है, पर मैंने 4 मुद्दों के संदर्भ में बताया कि भारत की चुनौतियां क्या है। ऐसे अनेक मुद्दे हैं, पर मेरे जैसा मामूली आदमी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है कि यह जो हमने इकोनॉमिक मॉडल अपनाया है, यह चीजों को, हमारी जो चुनौतियां हैं इंडिजिनियस, उसको हल कर सकती हैं। यह स्थापित लोगों की मान्यता है। मैं जो मॉडल पहले चला उसके बारे में उल्लेख करूं। ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर रहे वॉल्टर क्रॉकर, 2 बार भारत में हाई कमिश्नर रहे 1952 से 62 के बीच। पंडित नेहरू के वो निजी पसंदीदा व्यक्तियों में से थे। उन पर नेहरू जी ने अपने कैबिनेट कलीग्स को एक नोट लिखा था, जिसमें कहा कि क्रॉकर इज ए गुड मैन विथ क्लेवर आइडियाज अनलाइक द गवर्नमेंट ही सर्व्स। उनकी मशहूर किताब है, और पंडित जी को जो लोग बहुत बेहतर उन पर लिखी किताबों को मानते हैं, गिनाते हैं, उनमें नेहरू ए कंटेम्पररी एस्टिमेट, वॉल्टर क्रॉकर की भी पुस्तक है। उनका मैं 2 निष्कर्ष कोट कर रहा हूं, और बहुत सारी चीजें हैं, पर मैं कोट करता हूं। वह नेहरू जी की बहुत सारी तारीफ करते हैं उल्लेखनीय चीजों का, पर अर्थनीति के बारे में कहते हैं कि भारत ने किस तरह के अर्थनीति को बढ़ाया। इंडलेस परसूट ऑफ मल्टीप्लाइंग वांट्स, इंडिया बी टर्न्ड इनटू इन्वेस्ट सेल्फ सेंटर्ड बोर्ड विनिंग मैनहुड ऑफ एफ्लुएंट सोसाइटी एंड वेलफेयर स्टेट। पेज नंबर 170 पर वह कहते हैं कि रास्ता क्या था। बट हिज ब्रैकेट में गांधी ideas on decentralization, on village democracy and what he called basic education and on the machine were as relevant to Indian realities. वह उनके प्रशंसक कह रहे हैं कि गांधी के रास्ते को छोड़कर हमने गलती की। आज जो लोग मानते हैं कि एक नया रास्ता, जिस तीसरे विकल्प की अर्थनीति के बारे में दीनदयाल जी बात करते हैं, तो दीनदयाल जी के भी रास्ते पर आप तो नहीं चले। और ये संकट, जैसे मैंने कहा कि आपको बड़ा अवसर मिला इतिहास लिखने का, ऐसा अवसर इंदिरा जी को भी मिला था, पर उसका क्या हुआ। बड़ी मशहूर पुस्तक है जिसको लोग आज भूल गए होंगे, प्रोफेसर जयदेव सेठी की, जेडी सेठी, जो बाद में प्लानिंग कमीशन के मेंबर बने, इंडिया इन क्राइसिस। उन्होंने उल्लेख किया कि क्यों ऐसी घटना हुई, क्यों हालात बने कि इंदिरा जी को इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी मिली और हालात ऐसे हो गए। कहा, हाउ कम, मैं कोट करता हूं उसका एक अंश, देन दैट डिस्पाइट द लैंडस्लाइड विक्ट्रीज and the steamroller majorities as well as the political stability that followed,
मैं उल्लेख करना चाहूंगा अपने उधर के साथियों को कि आपको ऐसा अवसर मिला है जो पहले किसी को मिला था, पर क्या हुआ उसका असर अगर एक्चुअल प्रॉब्लम्स को आप एड्रेस नहीं करेंगे तो। एन इकोनॉमिक क्राइसिस बर्स्ट ऑन द नेशन सो सून, इतनी बड़ी चीजें आई, फिर इकोनॉमिक क्राइसिस भी देश पर आ गया 72-74 का। प्रेजेंट क्राइसिस कैन बी ट्रेस्ड टू द पॉलिसीज एडॉप्टेड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस टू कंप्लीट वायलेशन ऑफ द मैंडेट ऑफ द नेशनल मूवमेंट। हमारे यहां किस तरह के उद्यमी बढ़े, यह तो आपने कोयला और सारी चीजों को देखकर कहा कि हवा पानी नेचुरल रिसोर्स बेच करके लोग क्रॉनिक कैपिटलिस्ट हो गए, पर उसी वक्त वार्न किया जेडी सेठी ने, जो बाद में प्लानिंग कमीशन के मेंबर बने, कहा ए बिजनेस दैट derives its strength from the combination of entrepreneurial ability and capital is different from that which thrives on privileges, real estate and intermediaries। हमारी सरकारी नीतियों के प्रश्रय पर उसके बदौलत उसे मदद पाकर फेवर पाकर हमारे यहां उद्यमी होने लगे। वह प्रवृत्ति अगर अभी भी चलती रहेगी तो देश के हालात ऐसे ही रहेंगे। इसलिए आप जिस मॉडल से श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं वह मुझे संभव दिखाई नहीं देता। आज गांधी के चंपारण सत्याग्रह के 100 साल हो रहे हैं। इसी अप्रैल में मानव इतिहास में शायद यह हमारे लिए अद्भुत गौरव का क्षण होना चाहिए। मेरा आग्रह होगा कि आप अपनी जरूरत नीति पर चलिए, पर इस अवसर पर कम से कम गांधी की दृष्टि प्रकृति हमारे लोभ को पूरा नहीं करेगी, आवश्यकता को करेगी। इस फिलॉसफी को अगर आप राजनीतिक जीवन में समाज में लौटाएं, उनका चिंतन, जैसे कुमारप्पा जो उनके आर्थिक विचारों की इस तरह के बात करने वाले लोग थे, उनके विचारों से भी समाज को परिचित कराएं तो शायद आपको कोई रास्ता मिले। और ये मेरे जैसे किसी मामूली आदमी का निष्कर्ष नहीं। कल मैं हार्वर्ड के विशेषज्ञ की चीजें एक सज्जन से सुन रहा था कि 1750 में भारत का औद्योगिक उत्पादन विश्व का 25% था, 1900 में घटकर 2% रह गया। 1858 से 1947 के बीच ब्रिटिश शासन में 100 वर्षों तक भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ 1% रहा। इसे गांधी ने समझा था। इसलिए क्या कहा गांधी जी ने? कहा कि द पुअर ऑफ द वर्ल्ड कैनॉट बी हेल्प बाई मास प्रोडक्शन। बड़ी बड़ी कंपनियों, बड़े बड़े शहरों में मास प्रोडक्शन करा करके आप गरीबों की मदद नहीं कर सकते, बट ओनली बाई प्रोडक्शन बाय द मासेज। अधिक से अधिक जनता प्रोडक्शन में शामिल हो तभी हो सकता है। मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा। 77 में जनता पार्टी बनी। उन्होंने अपने आर्थिक दर्शन में कहा कि हम एक बंबई नहीं 100 बंबई क्रिएट करना चाहते हैं। एक प्रतीक के रूप में था, स्लोगन के रूप में। यानी जो पहले अंग्रेजों के पहले भी गांव गांव हमारे यहां जिस तरह से काम होते थे, उस तरह से अगर हम हर चीज को देख सके नए ढंग से तो शायद हमारी ताकत बढ़ती। ये आंकड़े, ये निष्कर्ष कहां से मैं उल्लेख कर देना चाहूंगा। India's deindustrialization in the 18th and 19th century by Chineng Smith and Williamson, Harvard University, 2015। अब मैं कहना चाहूंगा कि अभी अमेरिका को कैसे बेहतर बनाया जाए, उसके लिए जेफरी सचेस की बड़ी चर्चित किताब आई है, बिल्डिंग द न्यू अमेरिकन इकोनॉमी, ए स्मार्ट, फेयर एंड सस्टेनेबल। 17 गोल्स उन्होंने उसमें तय किए हैं। उसमें 17 में से कुछ 4-5 चीजें मैं जोड़ना चाहूंगा। विषमता घटाना, साफ पानी, साफ जलवायु, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, नदी समुद्र धरती के नीचे का पानी, सब पढ़ते हुए गांधी और बाकी चीजें याद आती है। और इसी देश में मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि बिहार में न्याय के साथ विकास की अवधारणा के तहत माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने बिहार विकास के लिए 7 निश्चय उन्होंने तय किए। पहला, आर्थिक हल युवाओं को बल। दूसरा, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। तीसरा, हर घर बिजली लगातार। चौथा, हर घर नल का जल। पांचवा, हर घर तक पक्की नली गलियां। शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े जो सबको मिले। साथ में मद्य निषेध का कार्यक्रम, जिसकी प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की, जिसमें 4 करोड़ लोगों ने ह्यूमन चेन बनाकर कहा। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे बेसिक बुनियादी जो लोगों की जरूरतें हैं, जब तक आप उनको एड्रेस नहीं करते तब तक आप देश की समस्याओं को हल कर पाएंगे, मुझे इसमें आशंका है। और ये समस्याएं देश में हैं, बजट इसको एड्रेस करता हुआ दिखाई नहीं देता। अंत में एक बात और करना चाहूंगा। दरअसल बैंकों के हालात हमने देखे। डिमोनेटाइजेशन के दौरान हमने देखा कि बैंकों की क्या भूमिका रही।
और मुझे याद आता है कि बैंकों की तनख्वाहें पहले बहुत कम थी, सुविधाएं कम थी। अगर सरकार को बहुत पैसे आने थे, अगर नहीं हुआ है, तो माना जा रहा कि बैंक के ये सक्षम अधिकारी, प्रभावी लोगों ने इस पर सबसे गलत काम किया। तो हम बैंकों में कैसे लोग को भेज रहे हैं या कैसे लोगों को हम महत्व दे रहे हैं, इसके लिए हमें क्या रास्ता अपनाना पड़ेगा। मैं एक घटना सुनाकर अपनी बात खत्म कराऊंगा। यहां बैठे हुए वरिष्ठ लोगों को मालूम होगा, जब इमरजेंसी लगी तो आर.के. तलवार नाम के व्यक्ति एक स्टेट बैंक के चेयरमैन होते थे। आर.के. तलवार यंग माना जाता है कि सबसे यंग चेयरमैन हुए। उन्होंने बहुत सारे ऐसे बुनियादी काम किए जो आज भी माइलस्टोन के रूप में माने जाते हैं। उन पर दबाव डाला गया ऊपर से, द देन फाइनेंस मिनिस्टर से, कि आप एक पर्टिकुलर पार्टी को एडवांसेज करें। उन्होंने कहा हमारे जो दिल्ली के लोग हैं वो देखेंगे वायबिलिटी क्या है, क्या वो लोन देने योग्य है, क्या पैसा वहां से वापस हो पाएगा। उस टीम ने रिपोर्ट दी और कहा कि हम इनको फाइनेंस नहीं कर सकते, ये डूबियस कैरेक्टर के व्यक्ति हैं और पार्टी। उस बात पर आर.के. तलवार अड़ गए कि हमारी रिपोर्ट बैंक की है, मैं किसी के दबाव में यह काम नहीं करने वाला। उनको तरह तरह के प्रलोभन मिले, बैंकिंग रिक्रूटमेंट बोर्ड का चेयरमैन बनाने का प्रस्ताव मिला, पर उन्होंने सब मना कर दिया। अंततः उनको विवश कर दिया गया और सरकार ने उनको वॉलंटरली हटने का पत्र जारी किया, उनसे इस्तीफा मांगा गया, उन्होंने मना कर दिया इमरजेंसी के दिनों में। और जब उन्होंने जो बैंक से वो अलग हट, सर बस एक मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं। जब बैंक से उन्होंने हटा दिए गए एक तरह से वो, तब वो वापस जाकर अरविंद आश्रम में काम करने लगे। जब नई जनता पार्टी की सरकार बनी तो आईडीबीआई से लेकर स्टेट बैंक के चेयरमैन बनाने की पुनः पेशकश हुई, लेकिन वो दोबारा नहीं लौटे। इस तरह के चरित्र के लोगों को हम आज आर.के. तलवार को कोई याद नहीं रखता। इस तरह के चरित्र के लोगों को अगर आप नहीं बढ़ाएंगे, आप मालवीय जी की बात करते हैं, पर मालवीय जी किस तरह के व्यक्ति थे, कैसे चरित्र को उन्होंने प्रश्रय दिया, उससे भी आप सीखे, तो शायद इन चीजों से एक बेहतर समाज बनाने, बेहतर लोगों को बेहतर जगह पर बैठाने में मदद मिलेगी। तो जो बड़े काम आप करना चाहते हैं, डिमोनेटाइजेशन जैसे, उसका लाभ नहीं मिलता, वो शायद मिले। तो अच्छे लोगों का चयन कम से कम बैंकों में शुरू करिए। जो सीएमडी पैसे लेकर के लोन देते हों, पकड़े जाते हों, वैसे लोगों का चयन कम से कम जितना जल्द हो रोक सकें, तो शायद इन चीजों में मदद मिले। मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे अपने कहने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।